BA 4th सेम, लेसन आपका वही 3rd और वीडियो संख्या आपकी 9th है, 9वीं वीडियो है ये आपकी। इसमें हेडिंग गलत लिख दी गई है, यहाँ उदार की जगह आएगा उगर। उगर राष्ट्रवादियों के तरीके पढ़ रहे हैं, उगर राष्ट्रवादियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, लेकिन आपके रिवीजन हो जाएगा। इस दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार क्वेश्चन भी इस तरीके से आ जाता है कि उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में बताते हुए जो हम के तरीकों के बारे में विवेचना कीजिए। क्या तरीके, क्या मेथड्स एक्सट्रीमिस्ट ने अपनाए उग्र राष्ट्रवादियों के तरीके। उदारवादियों की इन्होंने कटु आलोचना की। भिक्षावृत्ति मानते थे ये उनके तरीकों को। अभी भिक्षा मांग रहे हो आप, राजनीतिक भिक्षावृत्ति ऐसा कह के उनका तिरस्कार किया, जरूरी था। संघर्षपूर्ण रास्तों पर वो चलते थे, बलिदान का, संघर्षपूर्ण तरीकों का उन्होंने प्रयोग किया। ये सब हम पढ़ आए हैं। उनकी जो कार्यप्रणाली थी, उस कार्यप्रणाली के कारण से ही उग्र कहा जाता था उनको। ये उग्र विचारधारा के लोग हैं। स्वयं तिलक के अनुसार अपने उद्देश्य के कारण नहीं, वरन उसे प्राप्त करने के उपायों का कारण हमें कैसी उपाधि मिली है? उग्र राष्ट्रवादियों की उपाधि मिली है। आंदोलन को संघर्षशील बनाने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी शिक्षा, इन चीज़ों पर बल दिया। स्वदेशी शिक्षा, निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, इन सब चीज़ों को ही हम जनता को जगाने के लिए उन्होंने धार्मिक भावना का प्रयोग भी किया। ये भी हम पिछले बिंदु में पढ़ के आए हैं। तो इन सब बिंदुओं का प्रयोग करके उन्होंने अपने रास्ते को आगे बढ़ाया। उसमें पहला बिंदु है उदारवादी साधनों में अविश्वास। अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए वो जो उदारवादी तरीके अपनाते थे, प्रार्थना पत्र है, शिष्टमंडल है, जो भी तरीके उनके थे, इन सब में उनका कोई विश्वास नहीं था। लेकिन उदारवादी वो कहते थे कि ये धोखा मात्र है जनता को, ये जो तरीके हैं ये धोखा मात्र है जनता को। स्वयं को भी धोखा था ये, स्वयं को भी। वे मानते थे कि भारत में संवैधानिक साधन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भारत का कोई संविधान नहीं था। उन्होंने उदारवादियों को प्रार्थना आंदोलन की आलोचना की, वही बार बार रिपीट होगी। भिक्षावृत्ति, लाला जी ने कहा कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी उनके तरीकों को। 20 साल से कोई परिणाम, 20 साल लग गए इनके तरीकों में, कोई परिणाम नहीं निकला था। ये भी बताया गया समाज को कि ये उदारवादी तरीका ठीक नहीं है। उग्र राष्ट्रवादी मानते थे कि अब समय आ गया है कि प्रार्थना पूर्ण तरीकों के स्थान पर अधिक सम्मानजनक तरीके अपनाए जाए। अधिक सम्मानजनक तरीके क्या थे वो नीचे जो ये दे रखे हैं बिंदु, इनमें पढ़ेंगे हम। अधिक सम्मानजनक तरीके अपनाए जाए। 1905 का जो बनारस अधिवेशन है उसमें उन्होंने आलोचना की थी। क्या आलोचना थी? एक अंग्रेज वही जो है घृणा करता है किससे? भिखारी से। तो इस प्रकार का बिंदु हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को दिखा दें कि हम भिखारी नहीं हैं। ये बिंदु हमने पढ़ा था। वास्तव में बंगाल विभाजन के बाद उदारवादी तरीके कारगर नहीं रह गए थे। लोगों में जो है गुस्से की भावना ज़्यादा थी, दुख ज़्यादा था, तो कोई असर उनका नहीं रहा था ज़्यादा उदारवादी तरीकों का। आखिर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो नेता थे उन्होंने भी स्वीकार किया कि स्वदेशी का जो तरीका है उसको अपनाया जाए, इस तरह के आंदोलन किए जाएं बंगाल में। बहिष्कार, बॉयकॉट, ये एक शस्त्र के रूप में अपनाने के लिए बाध्य हुए, इसको अब अपनाया जाए। हालांकि ये बात जो है बॉयकॉट और स्वदेशी की बात गोपाल हरि देशमुख ने सबसे पहले रखी थी 1848 में। गोपाल हरि देशमुख गरीबी से निपटने के लिए उनका ये विचार था कि अपनी चीज़ों का प्रयोग किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या बायकॉट किया जाए।
उसके बाद बंगाल में भोलानाथ चंद्र ने भी गरीबी को समाप्त करने के लिए 1857 में ऐसे विचार रखे, विदेशी वस्तु का प्रयोग न करने की बात कही, विदेशी वस्तु प्रयोग न करें। 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जो है भगवान के नाम पर विदेशी वस्तु का प्रयोग न करने और शपथ लेने की बात कही। शपथ लें स्वदेशी की, स्वदेशी वस्तुएं प्रयोग करेंगे। मतलब ये आंदोलन, ये जो बात है, ये विचार जो है लंबे समय से चल रहा था और आखिर में 1905 में हम पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ के आए थे। संजीवनी तथा आनंद बाजार पत्रिका, संजीवनी और तथा इसमें आया ये विषय जो है प्रमुख रूप से उठा कि इसको शस्त्र के रूप में बायकॉट को अपनाया जाए। अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना और बंद करना मुख्य रूप से शामिल था। इसके पश्चात उग्र राष्ट्रवादियों ने भंग विरोधी, जब बंगाल का विरोध में जो है कि भंग को भंग करने का जो विरोध है, हम विरोध करते हैं, आंदोलन चला, तब इसका शस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। बड़े पैमाने पर हुआ। अंग्रेजी उद्योगपतियों के हितों पर चोट मारने के उद्देश्य से प्रयोग किया गया था। उग्र राष्ट्रवादियों का विचार था कि विदेशी वस्तुओं के व्यापक बहिष्कार से विदेशी शासन और विदेशी हितों पर सीधी चोट पहुंचाई जा सकती है। सीधी चोट से ही वो गूंगे बहरे लोग सुनेंगे। लाला लाजपत राय के अनुसार दुकानदारों की जाति ब्रिटिश राज्य को नैतिकता के ऊपर आश्रित तर्कों की अपेक्षा व्यापार में घाटा होने की बात अधिक प्रस्तावित कर सकती है। प्रारंभ में बहिष्कार में विदेशी वस्त्रों को न खरीदना तथा विदेशी वस्त्रों की होली चलाना ही शामिल था। बाद में बहिष्कार में सभी प्रकार के विदेशी सामान को शामिल किया गया। विदेशी वस्त्रों के अलावा शुरू में क्या था, विदेशी वस्त्र ही थे, इनकी होली जलाई जाएगी, के अलावा जो है सभी चीज़ें शामिल धीरे धीरे कर ली गई। चाहे वो नमक था, चीनी था, कागज़ था, दवाई थी, जूते थे, और धीरे धीरे जब ये और सामने आया तो शिक्षा का भी बहिष्कार किया गया, अंग्रेजी शिक्षा का। तो ये एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। तिलक ने इसके प्रभावशाली उपयोग पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमारे पास हथियार नहीं है और हमें हथियारों की जरूरत भी नहीं है, बहिष्कार ही हमारा राजनीतिक हथियार है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, तिलक ने ऐसा कहा था। उग्र राष्ट्रवादियों ने इस हथियार के प्रचार प्रसार पर बल दिया। समाचार पत्रों में लेख लिखे, जुलूस निकाले, कवियों ने स्वदेशी और बहिष्कार पर गीतों की रचना की। बड़े पैमाने पर युवा स्वयंसेवक भर्ती किए गए, वॉलंटियर भर्ती किए गए, जिन्होंने धरने दिए, धरनों पर जोर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। जनता में इस चीज़ को पूरा प्रसिद्ध कर दिया गया कि ये एक तरीका जो है अपनाया जाना चाहिए। उसके बाद आता है निष्क्रिय प्रतिरोध। वास्तव में उग्र राष्ट्रवादियों का बहिष्कार का तरीका ही अपने आप अपने पूरे रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में ऊपर कर आया। बहिष्कार का बड़ा रूप था। निष्क्रिय प्रतिरोध की विपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया किनका था, विपिन चंद्रपाल, और अरविंद घोष ने वंदे मातरम में व्याख्या की है इस सिद्धांत की। अरविंद घोष ने पाल को संदेश वाहक और इस चीज़ का निष्क्रिय प्रतिरोध का और पहला उपदेशक भी जो है कहा है। विपिन चंद्रपाल ने लिखा कि हमारा आदर्श आज़ादी है। क्या है हमारा आदर्श? आज़ादी है। जिसका अर्थ सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति भी है। साथ में आज़ादी के साथ किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं चाहिए। निष्क्रिय प्रतिरोध को उन्होंने अपना साधन बताया, जिसका अर्थ संगठित तथा दृढ़तापूर्वक सरकार की किसी भी तरह की सेवा हो, ऐधिक या मानिक से इनकार करना था। परंतु घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध को बहुत स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया। 3 बातें कही, बताया कि सक्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, सक्रिय प्रतिरोध और सशस्त्र प्रतिरोध। उन्होंने पूरा व्याख्या करके खुल के बताया। सक्रिय प्रतिरोध या आक्रमण प्रतिरोध में जहां सरकार को सीधे हानि पहुंचाई जाती है,
वहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध में सरकार की किसी प्रकार की सहायता करने से मना कर दिया जाता है। सहायता से मना, ये है निष्क्रिय प्रतिरोध में। घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध में विदेशी सामान, शिक्षण संस्थान, न्यायालय या जो भी कार्यपालिका जितनी भी संस्थाएं थी सब का क्या कर दिया, बॉयकॉट। विदेशी सामान का बहिष्कार करके भारत को आर्थिक शोषण से बचाया। शोषण से बचाया जा सकता था और बचाया भी। इन सब से आगे कर न दो, एक नई चीज अपनाई गई, कर न दो। अगर अधिकार प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो कर न दो के द्वारा भी निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाना था। सरकार के साथ सहयोग करना शामिल था, यहाँ तक कि सरकार का साथ देने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा, ऐसा भी तय किया गया। वास्तव में उग्र राष्ट्रवादियों का निष्क्रिय प्रतिरोध ही बाद में गांधी जी के सत्याग्रह का आधार बनता है। स्वदेशी को आप बहिष्कार से और अन्य जितनी चीजें हमने पढ़ी उन सारी बातों से समझ ही गए होंगे। पूरी विचारधारा है एक शस्त्र साधन के रूप में उभर कर आया। बहिष्कार करने से देश में बने सामान का प्रयोग करना, वस्त्रों का प्रयोग करना, संस्थाओं का प्रयोग करना, सब चीजों का प्रयोग करना। इससे भारतीय जो उद्योगों को क्या मिलना था, प्रोत्साहन मिलता था, आत्मनिर्भरता की, सम्मान की, स्वावलंबन की जो भावना आती थी वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। और राष्ट्रीय संस्थाएं खोली, इसके कारण से फिर जब विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार हुआ तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोली गई, स्थापना की गई, अपनी शिक्षा के ऊपर बल दिया गया, छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। झगड़ों को निपटाने के लिए फिर पंचायतों का जो है प्रयोग किया गया। दोबारा से हमारी जो व्यवस्था थी इसको ग्राम उत्थान, ग्राम स्वावलंबन जो है इसमें मुख्य भाग था इन योजनाओं का। गाँव में समितियां बनाई गई, इस सारे काम के लिए समितियों की स्थापना की गई। वास्तव में उग्र राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली में स्वदेशी एवं बायकॉट एक ही सिक्के के दो पहलू थे जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सरकारी कामकाज को क्या करना था, ठप करना था, वहीं स्वदेशी तथा राष्ट्रीय जीवन तथा गतिविधियों का संचालन किया जाना था। राष्ट्रीय शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं की बात आई है तो राष्ट्रीय शिक्षा का भी हम बात करेंगे। जो विदेशी शिक्षा थी वो विदेशों के प्रति या विदेशियों के प्रति जो है अनुराग पैदा करती थी, लेकिन और वो अंग्रेजों के प्रति ही वफादारी की भावना भी लाती थी। तो अब जब कॉलेजों का बहिष्कार किया गया तो आवश्यकता पड़ी कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले जाएं। स्कूल कॉलेज बहिष्कार कर दिए गए थे अंग्रेजी। उग्र राष्ट्रवादी के कार्यक्रम में युवाओं का विशेष स्थान था, युवा प्रमुख थे, तो इन युवाओं के लिए कुछ न कुछ तो करना जरूरी था। ठीक है कि उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि कुछ लाभ जरूर हुए हमें, लेकिन भारतीयता का गौरव जो है, हमारा नैतिक पतन जो है, हमारी सम्मान जो है जरूर हुआ है। अंग्रेजी शिक्षा से नुकसान हो गया, एक लाभ भी जरूर होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसके कारण से देशभक्ति जगाने, गौरव दोबारा से जगाने, सम्मान जगाने, अपनी संस्कृति के प्रति ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई जो इस काम को बड़े अच्छे से कर सकती थी। राष्ट्रीय शिक्षा को उपयोगी साधन स्वीकार किया गया इस सारे काम में, देशभक्ति और राष्ट्रीयता में जगाने में। जहां राष्ट्रीय शिक्षा प्रयोग इन विचारों से प्रभावित था वहीं राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, कर्जन की शिक्षा नीति तथा कार्लेल के सर्कुलर के विरोध ने भी जरूरी बना दिया था, क्योंकि ये भारत विरोधी नीति अपना रहे थे। कर्जन की जो नीतियाँ थी, विश्वविद्यालय जो अधिनियम लेके आए थे लॉर्ड कर्जन 1905 के आसपास 1904 में सरकारी नियंत्रण को कठोर कर दिया था। और कार्लेल के सर्कुलर के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दे दिया गया था कि वे राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने वाले छात्रों को स्कूलों से निकाल सकते थे। तो टैगोर ने, विशेष रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। वे भारतीय भाषाओं के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के पक्षधर थे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, इम्पोर्टेंट है ये, आप नोट कर लें। तथा देश में अनेक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोली गई। बंगाल में इस दौर में गाँव में प्राथमिक स्कूल खोले गए।
पश्चिमी शिक्षा के विरोध तथा बहिष्कार, सरकारी नीति का मुकाबला करने, युवाओं में राष्ट्रीयता, देशभक्ति की भावना विकास करने में इस शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये प्रयोग सफल भी रहा। फिर है धार्मिक भावना तथा प्रतीकों का प्रयोग। ये हम पढ़ के आए हैं। सामान्य जनता और युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए इन प्रतीकों का सहारा लिया गया। अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वतंत्रता की लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म के माध्यम से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। धर्म को राष्ट्रीय राजनीति का आधार स्वीकार किया गया। धर्म राजनीति का, राष्ट्रीय राजनीति का क्या बना दिया? आधार। अगर धर्म की सही परिभाषा की जाए तो वास्तव में आधार ही है। भारत माता का एक देवी के रूप में चित्रण कर दिया गया, जो विदेशी शासन की बेड़ियों से बंधी हुई है। पाल और अरविंद ने दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये हम सब बिंदु पढ़ के आए हैं, शिवाजी उत्सव और आपका गणेश उत्सव, ये सब चीज़ें की गई। इन सब महाराष्ट्र में भी तिलक ने ऐसा किया। लाला लाजपत राय आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इन सब चीज़ों ने प्रभावशाली और शक्तिशाली जो है आंदोलन को बनाया। तो ये वही कुछ चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी उनका ही रिपीटिशन है। उग्र राष्ट्रवादियों की राजनीति के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ पर ये ज़्यादा सक्रिय थे, कहाँ कहाँ में, तो ये क्रमवार हम पढ़ेंगे। गतिविधियाँ तो 1890 से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन विशेष रूप से जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, विशेष रूप से उभर कर आए। और लाल बाल का जो नाम है हम विशेष रूप से इसमें मानते हैं, इनका योगदान था इस आंदोलन को उठाने में। बंगाल में चला, क्योंकि जब बंगाल में विभाजन होता है तो ये कुछ तारीखें हैं। 19 जुलाई को घोषणा होती है बंगाल विभाजन की। तब से ही यहाँ पर विशेष ये चलना शुरू हो जाता है घोषणा। शुरू में यह आंदोलन जो था, भंग विरोधी आंदोलन जब चला, तो शुरू में ये नरमवादी जो नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, इनके हाथ में था। परंतु शीघ्र ही ये आंदोलन फिर किनके हाथ में चला गया? पाल और घोष जैसे राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में चला गया। 7 अगस्त को सारे कलकत्ता में दुकानें, व्यापारें बंद रहीं, व्यापार बंद रहा। छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बंगाल एकता, वंदे मातरम, नो पार्टीशन के नारे लगा रहे थे। टाउन हॉल में 50,000 लोगों की जनसभा हुई। शोक दिवस, कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। बायकॉट का प्रस्ताव पारित किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा इस सभा में। सारे बंगाल में फैलाने का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर को जब ये लागू हुआ विभाजन, इसको शोक दिवस के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट 2 अंक में, शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। हड़ताल का आयोजन हुआ, कलकत्ता में बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। लोग झुंडों में नंगे पांव चलकर गंगा स्नान कर आए। उपवास रखा गया विरोध में। और सबसे महत्वपूर्ण, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। हमारा सोनार, हमारा सोना, अच्छा बांग्ला जो है, हमार सोनार बांग्ला। लोगों ने इस गीत को गाते हुए वंदे मातरम का जो है नारे लगाए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रूप में लोगों ने एक दूसरे को राखियाँ बांधी। तो ये सब कार्यक्रम, सब आंदोलन जो है इस क्षेत्र में चलते हैं इस तरह से। बंगाल में स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन अभी हम पढ़ के आए कैसे कैसे चला। सामाजिक बहिष्कार भी किया। पुजारियों ने उन लोगों के लिए पूजा पाठ की मनाही कर दी जो लोग विदेशी वस्तु का प्रयोग करते थे। विदेशी वस्तु का प्रयोग करने वालों का मजदूरों, नाई, धोबियों तक नहीं बहिष्कार किया। छोटी बात नहीं थी, छोटे वर्ग के लोग भी शामिल हुए। छात्रों की भागीदारी हम पढ़ के आए अभी, राष्ट्रीय शिक्षा जब चली। सरकारी दमन, इनके खिलाफ जो है छात्रों और अध्यापकों पर राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया।
सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम गाने और संकीर्तन मंडियाँ निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए जोर डालना अपराध घोषित कर दिया गया। छात्रों को कोड़ों से पीटा गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये सब प्रकार के उत्पीड़न चलते हैं। और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ये आंदोलन फैलता पंजाब में और मद्रास में। महाराष्ट्र में हम तिलक को मुख्य नेता के रूप में मानते हैं। केसरी, मराठा, इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये जो आंदोलन भड़कता है, आगे बढ़ता है, फैलता है विचारधारा। शिवाजी गणपति उत्सव, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आएगी। बायकाट, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा बनाई गई बम्बई में। सस्ते दामों पर ये वस्त्रों को उपलब्ध कराती थी। बम्बई में भारतीय कपड़ा मिलों को स्वदेशी आंदोलन की वजह से 1906 में काफ़ी लाभ हुआ। 1907 में फिर टाटा आयरन की स्थापना होती है, स्टील कंपनी की स्थापना होती है। शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। बम्बई में मराठी मजदूरों से संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए। तो ये सारा जो है प्रयास जो है चलता है। आखिर में तिलक पर जो है मुकदमा चलाया जाता है और उनको 6 वर्ष की काले पानी की सज़ा भी जाती है। तो ये दमन का जनता ने विरोध किया, मजदूरों ने हड़तालें की, तो गुप्त रूप से जो क्रांतिकारियों ने अपना काम जारी रखा। तो ये है अब पंजाब का। पंजाब में हम वहाँ पर विशेष रूप से अग्रवाल और अरोड़ा जाति के लोग ज़्यादा रहते थे। व्यापार में भी यह लोग आगे थे। बैंकिंग, बीमा, इन सब क्षेत्रों में इनका बड़ा योगदान था, शिक्षा के क्षेत्र में। तो लाला लाजपत राय एक नेता के रूप में यहाँ से उभरते हैं। उन्होंने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से जो है अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया। पंजाब में सरकार ने बारी दोआब में नहरी पानी पर सिंचाई कर में बढ़ोतरी कर दी, तो उसका इन्होंने विरोध किया। प्लेग के कारण से भी कीमतों में वृद्धि हो रही थी। तो लाला ने देखा कि भाई ये तो सारा अत्याचार हो रहा है, तो इसका लाभ उठाकर लोगों को जागरूक किया जाए। किसानों की सभा को संबोधित किया लाला जी ने। अजीत सिंह ने भी अपने समाचार भारत माता, अजीत सिंह नोट कर लें, अजीत सिंह का जो समाचार था वो था भारत माता, के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने बंगाल की तर्ज पर पंजाब में भी ग्राम समितियां बनाई। चिनाब और बारी दोआब नहरी कॉलोनियों में किसानों से लगान तथा पानी का बढ़ावा सिंचाई करने देने की अपील की, ताकि ये भी आंदोलन के रूप में उभरे। तो निपटने के लिए आखिर में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया सभाओं वगैरह पे। कुछ अजीत सिंह पर किसानों को भड़काने के लिए मुकदमे चलाकर सजा दी गई काले पानी की। तो हालांकि कुछ झटका जरूर आंदोलन को लगता है, लेकिन आंदोलन राष्ट्रवादी रुकने वाले नहीं थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में आंध्र प्रदेश क्षेत्र तथा तिरुनेलवेली जो है आंध्र क्षेत्र और तिरुनेलवेली जिला केंद्र थे। ये आंध्र में भी राजमुंदड़ी, काकीनाडा लिख देते हैं, चलो काकीनाडा, मछलीपट्टनम। बंगाल के पक्ष में सभाओं का आयोजन होता है कि बंगाल का विभाजन गलत हुआ है। विपिन चंद्र पाल ने इन क्षेत्रों के दौरे किए। वंदे मातरम आंदोलन को, इस नारे को जो है यहाँ पर भी बल मिलता है। नेशनल स्कूल शुरू किया गया यहाँ पर भी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए। आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन के तहत तेलुगु साहित्य का प्रचार किया गया। बाद में तेलुगु भाषी राज्य के रूप में मांग के रूप में उभरा। तिरुनेलवेली तूतीकोरम बंदरगाह के चारों ओर फैला हुआ था। अंग्रेज विरोधी भावना थी यहाँ पर भी। सुब्रमण्यम अय्यर ने इस क्षेत्र का दौरा किया। बड़े नेता बनकर उभरे चिदम्बरम पिल्ले भी यहाँ पर। उन्होंने स्वराज और सभी प्रकार के बायकाट का संदेश दिया। इनके भाषणों से प्रेरित होकर विदेशी कपड़ा मिलों में 1908 में हड़तालें भी हुई। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की शुरुआत हुई। तो ये छोटे छोटे प्रयासों से, कई लोगों के प्रयासों से आंदोलन बढ़ता ही गया और आगे ये मजबूत जो है एक नींव बना इस राष्ट्रीय सारे कार्यक्रम का। तो यहाँ पर ये हमने जो किया इसको आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे
कांग्रेस में फूट और तुलना करेंगे कुछ चीज़ों की, उग्र राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन करेंगे।